स्टार्ट हो गए हैं। चले जी, देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके इस तरह से आते हैं कि इसके 3 स्टेटमेंट हैं। राउल्ट्स लॉ को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो उसमें आपको यूँ कह सकते हैं कि स्टेट एनी 2 स्टेटमेंट्स ऑफ राउल्ट्स लॉ विथ मैथमेटिकल डेरिवेशन। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करो इन मैथमेटिकल टर्म्स में। मैथमेटिकल टर्म्स का मतलब ये होता है कि आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है कि नहीं, फार्मूले के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से आपको इसमें हम 3 तरह से डिफाइन करेंगे राउल्ट्स लॉ को। ठीक है जी, राउल्ट्स लॉ किसके बारे में हमें बता देते हैं। एक फ्रेंच केमिस्ट हैं, ठीक है ना, ये हमें बताते हैं कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, इन दोनों के बारे में बता देता है। यानी कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता देता है किसके दरमियान, वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन के दरमियान। ठीक है जी, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। नॉर्मली आप जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं ना, गर्म करने से नीचे से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है नहीं, अगर आप उसको बंद करके रखें या आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वही वेपर्स आपके हाथ के ऊपर लग जाते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं, फिर वो दोबारा कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये जो नीचे से वेपर, जो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर पर यूनिट एरिया, कोई वेपर प्रेशर जो है ना पर यूनिट एरिया के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम साथ साथ ना डिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जी अ फ्रेंच केमिस्ट, आप साथ साथ लिखें। ठीक है जी, फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट्स describe a quantitative relationship, describe a quantitative relationship between vapor pressure of a solution with the concentration of a solution। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, राउल्ट्स लॉ। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप आप शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या नाम देंगे, राउल्ट्स लॉ का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पर एक बीकर बनाएं। ठीक है जी, बेसिक टर्म्स को आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक हो गया जी, एक बीकर रखा आपने यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर जो आप सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर क्या है जी, सॉल्वेंट है। ठीक हो गया, और जो अभी तक हमने इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किए हैं, तो ये प्योर सॉल्वेंट है ना, ये क्या है जी, प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा जी, अब इसकी जो वेपर प्रेशर है ना, याद रखें प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर आप पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं डाले हैं तो उस वक्त इसकी अपनी कोई ना कोई वेपर्स निकल रहा होगा ना, उस वेपर प्रेशर को आप किससे डिनोटेड करते हैं, पी नॉट से। यानी कि आप याद रखें पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक हो गया, अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। आपको पता है ना नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं, जो खुद से इवेपोरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है नहीं, वो इवेपोरेशन की सलाहियत उसमें मौजूद नहीं होते, तो उसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल
जो वेपर्स, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए इवोपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क है। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखें, इवोपरेशन एट ऑल टेम्परेचर पर होता है। अब पानी है, पानी 0 सेल्सियस पे भी इवोपरेशन हो रहे होते हैं ना, ठीक है जी। अब बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट पे होता है। किस पॉइंट पे होता है बॉइलिंग पॉइंट? हमेशा इवोपरेशन एट ऑल टेम्परेचर। अब जाहिर बात है इवोपरेशन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो भी कम होगा, लेकिन हर एट ऑल टेम्परेचर पे इवोपरेशन होते रहते हैं, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट पे होता है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, आपने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं जी NaCl। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब ये आपके पास क्या है जी, सॉल्यूट है, और वाटर देख लें, आप इसको वाटर कंसिडर कर लें H2O, ये आपके पास क्या है जी, सॉल्वेंट है। तो आपको पता है कि परसों हमने बताया था कि सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X1 से, और सॉल्यूट को X2 से, यही था ना। अब हम इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक है जी। लो जी, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, लो जी, ठीक है जी। कहते हैं कि when a non volatile solute is dissolved in a solvent, फिर क्या क्या जी, the vapor pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction of solvent in a solution। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि देखें, ये आपके पास सॉल्यूशन है ना, है कि नहीं? सॉल्यूशन के मतलब वाटर और NaCl दोनों इसके अंदर डिसोल्व है। देखें, इसकी वेपर प्रेशर, इसकी जो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि वाटर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर इसमें आप NaCl की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, उस सूरत में वेपर प्रेशर में कमी आएगी, ठीक है। यानी कि मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि P, अच्छा ये भी बात याद रखें, जब हम यहाँ पे P इस्तेमाल करते हैं ना, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन है ना, उस वक्त की वेपर प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के बाद यहां पे उन्होंने डाला जी P0 इंटू X1। लो जी, P0 इंटू X1। अब यहां पर देखें तो वेयर P0 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि P0 इज वेपर प्रेशर ऑफ क्या? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर है, ठीक है जी। और P आपके पास क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या यूं कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा जी, X1 आपके पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लो जी,
हाँ हाँ कर सकते हैं ना, कोई नॉन पोलर में डिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब यहां पर हमने जो रिलेशनशिप निकाला है वेपर प्रेशर का किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। अगर हम ये देखना चाहें कि भाई ये वेपर प्रेशर का सॉल्यूट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये भी तो हम निकाल सकते हैं, है ना। अभी तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप किसके साथ किए, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ। अगर हम सॉल्यूट के निकालना चाहें, ठीक है जी। अब आगे देखिए जी, आगे देखें, द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ रोड्स लॉ, रोड्स लॉ कैन बी डिराइव्ड एज, हम इस तरह से इसकी एक और कॉमन फॉर्म जो है ना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, या दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब आप जरा देख लें कि जैसा कि आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां से मैं x1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब आप जरा देखिए जी, x1 इक्वल्स टू 1 माइनस x की 2, कर सकते हैं ना। हाँ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करें जरा आप। ठीक है जी। पुट करने के बाद क्या आएगा, p इक्वल्स टू p नॉट इंटू 1 माइनस x की 2, यही आएगा ना। ठीक, अब इसको जरा हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं, तो देख लें कि p इक्वल्स टू p नॉट माइनस p नॉट x की 2 आया कि नहीं आया, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए जी, मैं इसको इस साइड पे लेके आऊं कि p माइनस पी नॉट इक्वल्स टू माइनस पी नॉट इंटू एक्स की 2। अब हमने जो रिलेशनशिप शो करना है किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ करने जा रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस साइन आया, हमने क्या करना है, इस माइनस साइन को खत्म करना है। माइनस साइन को खत्म करने के लिए यहाँ पर इसके इलाज है कि इस पूरे इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये माइनस पी प्लस पी नॉट और प्लस पी नॉट इंटू एक्स की 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें, मैं इसको पहले लिखूं तो कोई मसला तो नहीं है, लो जी, पी नॉट इंटू एक्स की 2, पी नॉट एक्स की 2। अब लो जी, एक और इक्वेशन हमारे पास यूं आया। अच्छा, मुझे ये बताओ, शुरू में इसकी वेपर प्रेशर पी नॉट था ना, तो जब प्योर सॉल्वेंट होंगे उस वक्त ज्यादा होगा ना वेपर प्रेशर, होगा कि नहीं होगा। अब ऊपर से आपने क्या डाला, सॉल्यूट डाला है ना, सॉल्यूट डालने के बाद उसकी वेपर प्रेशर में कमी आएगी, ठीक है ना। एक बात याद रखें, कमी क्यों आते हैं, आपको पता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यानी कि जितनी सरफेस एरिया ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। लेकिन आपने ऊपर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं तो वो उसकी सरफेस एरिया को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब सरफेस एरिया कम होगा, अभी इसके बाद में आपको समझा दूंगा ना कि वेपर प्रेशर में कमी क्यों आते हैं, ठीक है जी, वहां डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में पी नॉट वेपर प्रेशर ज्यादा था, उसके बाद क्या हुआ, चेंज आए कि नहीं आए, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हमें क्या बता रही है इक्वेशन, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी बता रहे हैं ना। शुरू में वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में कम आए, माइनस हो रहे हैं ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो टर्म्स है ना, पी नॉट माइनस पी, इसको हम यूं कह सकते हैं जी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये टर्म्स क्या है जी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, ठीक है जी। अब इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके मुताबिक हमने क्या करना है, रॉड्स लॉ को हमने डिफाइन करना है।
लो जी, स्टेटमेंट नंबर 2 कह ले आप इसको, स्टेटमेंट नंबर 2। अब हमने वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप किसके साथ निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या कह सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं कि जी दे लवरिंग इन वेपर pressure is directly proportional to the, हाँ जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि देखो, वेपर प्रेशर में उतना ही ज्यादा कमी आएगी जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी कि जितना NaCl डालेंगे वेपर प्रेशर में उतना ही ज्यादा क्या होगा, कमी आएगी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है जी, एक बात यहां तक पहुंच गई। उसके बाद जरा देखें इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक जरा देख लें क्या है जी, P नॉट माइनस P इक्वल्स टू P नॉट इंटू एक्स की 2, ऐसा ही है ना। अच्छा, इसका मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर है ना, तो इसका हम डेल्टा P लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन ये नीचे लेके आ जाओ, P नॉट इज इक्वल टू एक्स की 2। लो जी, एक और इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है ना। यानी कि व्हाट इज दिस, दिस इज द रेशियो आ रहा है ना, चेंज इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि इन दोनों की रिलेशनशिप है, यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इस टर्म्स को हम क्या कह सकते हैं, इसको यूं कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है जी। अब यहां से हम तीसरा स्टेटमेंट यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे करोगे, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यस द रिलेटिव, यस द रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। देखिए जी, तीसरा इसको इस तरह से हम डिफाइन किया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए, ये सारे में मैथमेटिकल रिलेशनशिप के साथ साथ आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसकी डेरिवेशन आप याद रखते हैं तो उसी डेरिवेशन को देख के आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। लास्ट में एक चीज ये है कि काजेस ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या चीज होता है, काजेस ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में, ठीक है ना, कमी कैसे आते हैं, जब आपको ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर में कमी कैसे आते हैं, इसको जरा और से देख लें। ठीक है जी। लो जी, ये आपके पास बीकर है, ठीक है। तो शुरू में जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो इसके सरफेस के ऊपर जितने भी जो मॉलिक्यूल होंगे, लो जी, ये मैं P नॉट की बात कर रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट, इसके ऊपर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाले, तो उस वक्त क्या होगा,
सरफेस पर मौजूद तमाम मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के होंगे। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अभी मैंने बताया कि ये जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया